एक बड़ी खबर इस वक्त की दरभंगा मामले से जुड़ी हुई। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि दरभंगा पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार नासिर से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नासिर ने बताया है कि इकबाल खाना ने उसे ऑनलाइन बम बनाने की ट्रेनिंग दी। उसका मकसद टाइम बम बनाना था और इसके लिए डेटोनेटर के फटने से पहले ही सर्किट को फ्लेम मिलना जरूरी था और ऐसा हो इसके लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना पड़ता है। दोनों कैसे मिलें, इसकी कितनी देरी लगेगी, इसके लिए नासिर ने एक रास्ता निकाला। उसे दोनों के बीच एक कागज रखने को कहा गया था। माना जाता है कि ऐसा करने पर कागज एसिड की वजह से कुछ ही देर में जल जाता और दोनों एसिड आपस में मिल जाते और ऐसा होते ही बड़ा धमाका होता। इकबाल ने नासिर को दोनों एसिड के बीच कागज को रखने के लिए कहा था, लेकिन नासिर ने गलती से एसिड के बीच हार्डबोर्ड रख दिया था। लेकिन अब यह पूछताछ हो रही है। हमारे सहयोगी जनक दवे इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जनक, क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले में? अब तो जो पाकिस्तान की लश्कर की जो साजिश थी, उस साजिश का खुलासा एक के बाद हो रहा है। इकबाल दरअसल जब नासिर ने जब ये बम बनाने में चूक हुई कि क्यों बम नहीं फटा, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि टीवी चैनल पर खबरें आए और वो उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ है उसकी जानकारी थी। लेकिन जो रामागुंडम और काजीपेट के बीच में ये बम फटना था वो नहीं फट पाया। वो क्यों नहीं फटा उसको लेकर इकबाल जब नासिर से पूछते हैं तब कि कहाँ चूक हुई, तो नासिर जब बताते हैं कि दरअसल उसने तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाया था। नासिर समझाते हैं कि जब मैंने बम बनाया तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के नीचे जो एमोनियम नाइट्रेट जो डेटोनेटर के तौर पे काम करने वाला था, उसके बीच में अगर कागज रखा है और कागज की जगह पर उसने हार्डबोर्ड रखा, वो हार्डबोर्ड का इरोजन नहीं हुआ, जला नहीं। और इसके चलते अमूमन होता क्या प्रशांत, की अगर पेपर होता तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाली थी कि अगर रामागुंडम से काजीपेट का अंतर 130 किलोमीटर का है तो 2 घंटे का वक्त लगेगा और ये इरोजन की जो प्रक्रिया है वो पेपर जो केमिकल है सल्फ्यूरिक एसिड वो उसको 2 घंटे में पिघला देगी और उसके बाद दोनों केमिकल मिलेंगे और उसके बाद जो डेटोनेटर है उसको फ्लेम मिलते ही धमाका होगा। दरअसल इस तरीके की जब टाइम बम होते हैं तो उनमें ऑक्सीडाइजर और फ्यूल की बात होती है, तो एमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर था, वो ऑक्सीडाइजर के तौर पर था, जबकि फ्यूल के तौर पर एसिड था। तो ऐसे में ये दोनों का मिलाना, पर गलती वहां पे ये हो गई क्योंकि काजीपेट तक बम नहीं फटा। तो जब इकबाल ने जब पूछा नासिर को तो कहा कि उसने हार्डबोर्ड रख दिया और यही गलती हुई कि वो 10 घंटे 12 घंटे तक जब तक दरभंगा पहुंचा ये धमाका नहीं हुआ। जंक्शन पर जब पार्सल को नीचे उतारा गया उसके बाद ये धमाका हुआ। तो ये एक बड़ी साजिश थी जो कि कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन एनआईए की ये जो पूछताछ लगातार चल रही है जनक, जो आतंकी घटना में शामिल इमरान और नासिर से पूछताछ में क्या और कुछ बातों का पता चल पाया है? बिल्कुल, देखिए अब जो पूरा का पूरा फोकस है वो जो उत्तर प्रदेश का जो मॉड्यूल है सलीम और कफील का उसके ऊपर है। जब ये आप पूरे घटनाक्रम को समझेंगे तो इकबाल खाना और उसका भाई रईस खाना ये दोनों भी वहीं कैराना के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सलीम और कफील भी उत्तर प्रदेश और कैराना के और शामली के रहने वाले हैं और ये इमरान और नासिर ये दोनों भी वहां के रहने वाले हैं। तो अब एनआईए को पता चला है कि केवल फंडिंग तो एक एस्पेक्ट है कि कैसे इन्होंने इतने केमिकल और बाकी चीजें उन्होंने जुटाई, पार्सल किस तरीके से बनाया, तो फंडिंग जो वहां से आया तो एक फंडिंग का एक मकसद है, उसको एनआईए अभी ढूंढ रही है। उसके अलावा एनआईए को पूरा संदेह है कि केवल लश्कर ये एक मॉड्यूल पर काम नहीं कर रहा होगा, इनके साथ उत्तर प्रदेश के ही कुछ और भी लोग होंगे जिन पर अभी इन्होंने सर्वेलेंस रखी हुई है, टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों रखी हुई है। साथ ही में अब जो बातचीत हो रही है वो इकबाल की लगातार जो नासिर से बातचीत और इमरान से बातचीत होती रही, उसको इलेक्ट्रॉनिक जो सर्वेलेंस से जो चूंकि उन्होंने एजेंसियों से बचने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट सर्विसेज की जो एप्लीकेशन है उस पर उन्होंने बात की थी, तो उसको अभी रिट्राइव किया जा रहा है डेटा एफएसएल से और अब उसके बाद जानकारी सामने आएगी कि दरअसल इसमें बाकी कौन कौन लोग शामिल थे या नहीं। और एक शख्स जो सुफियान का, जो अगर ये पार्सल था जब उसको वहां से रखा गया ट्रेन में तो उस पार्सल में सुफियान का नाम लिखा था, तो ये सुफियान कोई डमी व्यक्ति था या कोई ओरिजिनल व्यक्ति, उस बात की भी पड़ताल की जा रही है। इसकी पड़ताल लगातार जारी है जनक, लेकिन हम ये चाहेंगे कि दर्शकों की जानकारी के लिए विस्तार से आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं
कि ये आतंकी वारदात में शामिल इमरान नासिर से जो पूछताछ हो रही है, कैसे ये सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना हुई और ये सुरक्षा एजेंसियों के अब हत्थे चढ़े? दरअसल देखिए, ये जब धमाका जंक्शन पर हुआ, जिसको काजीपेट से पहले होना था, रामागुंडम और काजीपेट से पहले जब धमाका हुआ, तो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहले शुरुआत की कि ट्रेन कहां से चली। तो सिकंदराबाद से दरभंगा के लिए जब ट्रेन थी, तो सिकंदराबाद से पहली इन्होंने जांच शुरू की कि ये पार्सल कहां से आया होगा। तो पार्सल बोगी में ये धमाका हुआ था और इनकी साजिश ये थी कि पार्सल बोगी में अगर धमाका होता है, उसके बाद सारे पार्सल में आग लगेगी और पार्सल बोगी के साथ ही जो कोच है उसके साथ ही पैसेंजर कोच होता है। तो जब ट्रेन रफ्तार से चल रही होगी तो आग इतनी फैलेगी कि बाकी जो कोच हैं वो कोच भी उसकी चपेट में आ जाएंगे और यात्री जो सारे हैं वहां हताहत होगी। तो एक बड़ी साजिश के तौर पर इसको अमली जामा पहना जाना था और इसी के चलते इकबाल खाना जो कराची बेस्ड है, वो भी सांगली का रहने वाला है, वो भी कराची में बैठा हुआ। कराची से वो लगातार जो नासिर है उसको वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था सलीम के जरिए कि आपको ये बम बनाना है, कैसे बम बनाना है। हालांकि 3 दफा जब पाकिस्तान गया सलीम नासिर, तब उसको इस बम की जानकारी दी गई थी और उसको सिखाया गया था बाकायदा। और उसके बाद जब ये बम वहां पर बैठ के हैदराबाद में बैठ के जब बम बना रहा था, तो इसको पूरी प्रोसेस बताई गई थी कैसे बम बनाना है। उसके बाद इमरान और नासिर दोनों भाई हैं और वो दोनों ने सिकंदराबाद से पार्सल के भीतर एक जो कपड़े का पार्सल बनाया पूरी तरह से। और वहां पर क्यों, यहाँ पर ये भी देखना होगा कि उन्होंने केमिकल बम क्यों इस्तेमाल किया। अगर वो डेटोनेटर या सर्किट डेटोनेटर के साथ सर्किट होती तो कहीं ना कहीं मेटल डिटेक्टर में जब चेकिंग होती है उसमें पकड़े जाने का डर था। ऐसे में इन्होंने केमिकल बम का इस्तेमाल किया, ये भी एक जांच एजेंसियों के सामने बात आई है। और उसके बाद सबसे अहम बात कि जब इमरान और दोनों ये बम पार्सल बम में सुफियान के नाम पे जब पार्सल बम उन्होंने रखा और उसके बाद वो वहां से निकल गए, तो उसमें जो नंबर लिखा, ये सारी चीजें, तो एनआईए ने जब सीआईएसएल तेलंगाना को जब ये जानकारी दी, तो संदिग्ध के तौर पे उस दिन के जो ट्रेन वहां से छूटी उस समय से सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। उसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध के तौर पर दिखे जिन्होंने, और जिन व्यक्तियों ने पार्सल पे नाम वाम नंबर लिखवाया था पार्सल बुकिंग के वक्त, उन सबको देखा गया। इन 2 व्यक्तियों को कार के आधार पर आइडेंटिफाई किया गया और फिर सीआईएसएल तेलंगाना की मदद से एनआईए ने छापेमारी करके इमरान और जो नासिर दोनों भाई है उनको पकड़ा। ये एक बड़ी घटना है, बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को भी पकड़ा है, कुछ और लोगों की धरपकड़ इसमें हो सकती है। दरअसल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो एक पार्सल आया था उसमें अचानक एक धमाका हो जाता है। हालांकि इसमें कोई हताहत जरूर नहीं हुआ है, लेकिन जब इसकी तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि हैदराबाद के सिकंदराबाद से जो ट्रेन चली थी दरभंगा के लिए, उसमें यह विस्फोटक रखा गया था। ये टाइम बम था असली में और ये चलती ट्रेन में धमाका करने की एक बड़ी साजिश थी। लेकिन आतंकियों की यह साजिश नाकाम हो गई और अब इसमें शामिल साजिश करने वाले गिरफ्त में हैं। इनसे पूछताछ लगातार जारी है। अब जनक, जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ इनसे चल रही है, पूरी साजिश का पता अब तक चला है, क्या इस पूरे मामले में कुछ और इनके सहयोगी और ग्राउंड वर्कर गिरफ्त में आ सकते हैं? क्या उनके लिए भी दबिश जारी है? बिल्कुल, देखिए, लश्कर की साजिश का खुलासा इससे होता है कि कैसे इसको देश में अलग अलग जगहों पर मॉड्यूल के तहत, और ये एक टेस्टिंग मॉड्यूल के तौर पे प्रशांत, लंबे समय से लश्कर कोई यहाँ पर भारत के भीतर इनके धमाके करने की जो साजिशें रचता है उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अपनी इंटेलिजेंस और बाकी सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर थी। तो ऐसे में वो कुछ ऐसा करना चाहते थे, वो लगातार यहाँ पर चर्चा में भी रहे और उनका काम भी होता रहता है। ऐसे में जिस तरीके से आपको याद हो कि इंडियन मुजाहिदीन के जो मॉड्यूल अलग अलग होते थे, एक समय पर 2008 में जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इन मॉड्यूल को पकड़ा था, तो चाहे वो भटकल मॉड्यूल हो, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे यूपी का, चाहे गुजरात, इस तरह के जो अलग अलग मॉड्यूल थे, ये भी उनकी साजिश, इमरान खाना को जो लश्कर ने काम सौंपा था वो बिल्कुल उसी तर्ज पर था कि एक मॉड्यूल को हम बनाए जो उत्तर प्रदेश मॉड्यूल के तौर पर इसको देखा जाए, और वहां पे चाहे वो सलीम हो, कफील हो, इमरान हो, ये सारे के सारे एक व्यक्ति से संपर्क में रहते हैं और मॉड्यूल के तहत इस तरीके से धमाकों को अंजाम दिया जाए। इनको अंदाजा नहीं था कि इनकी जो प्लानिंग थी वो एजेंसियों की नजर में फौरन आ जाएगी और वो फौरन पकड़े जाएंगे। यहाँ पर की जो इमरान था, जब एनआईए की टीम वहां पर उसको पकड़ने पहुंची उसके घर पर, तब इमरान हैदराबाद से दिल्ली के लिए फ्लाइट ले रहा था, तो उसको अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी पुलिस उन तक पहुंच जाएगी और उनकी साजिश का। लेकिन सुरक्षा बलों ने तेजी से काम किया और आखिरकार अब ये सुरक्षा बल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की गिरफ्त में है और इनसे पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन यह घटना लगातार चर्चा का विषय भी रही।
बिहार के दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस में दोनों आरोपी इमरान मलिक और नासिर को अब दिल्ली लाया गया है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि दोनों आरोपियों को पटना से एनआईए की टीम दिल्ली लेकर आई है और अब इमरान और नासिर से एनआईए दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ करेगी। इमरान और नासिर को दरभंगा ब्लास्ट केस में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। दोनों उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। एनआईए कोर्ट ने दोनों को रिमांड पर भेज दिया है और इनसे अब पूछताछ जारी है। एनआई को फंडिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस काफ़ी मिले हैं और उसकी इंटरनेशनल फंडिंग हुई है 1,60,000 का। ये जो आतंकी लश्कर तैयबा उससे हुई है और एविडेंस काफ़ी है एनआई के पास। तो हम ये चूँकि अंदर इन्वेस्टिगेशन है तो इसको अभी डिस्क्लोज डॉक्यूमेंट्स करेंगे नहीं और इसको ये सलीम को जुडिशियल कस्टडी में ही है। अभी एनआई ने उसके हम लोग ने मांगा है ये काफिल का 6 दिन का और 9 तारीख तक मिला है। ये कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी? साजिश तो काफ़ी बड़ी थी और जब ये ब्लास्ट हो जाता तो काफ़ी जाने जाती। आप सोच सकते हैं कितनी अनलकली बच गए, छोटा ही होकर रह गया। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी पटना से इस हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिल्ली में मौजूद हैं संदीप बोल। चंद्रमोहन, लेकिन इन दोनों आतंकियों से जब अलग अलग पूछताछ हो रही है, क्या और ताजा जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार इनसे कल सुबह से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। और इसी जांच के दौरान यह बातें सामने आई है कि जब यह पूरा इन लोगों का ऑपरेशन सक्सेस हो जाता तो इसके लिए करोड़ों रुपए इन दोनों को मिलता, इमरान को और साथ ही उसका जो भाई है उसको। और उसके अलावा इन लोगों का यह ट्रायल प्लान था जिसमें यह ट्रायल किया गया था वहाँ से सिकंदराबाद से, जिसमें यह बुक किया गया था पार्सल। और उसके बाद यह ट्रेन रास्ते में चलती जब यह धमाका होता और उसके बाद पूरी ट्रेन बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो जाती। तो दोनों से जो है पूछताछ में यह बातें सामने आई हैं कि करोड़ों रुपए इस प्लान के सक्सेस होने के बाद मिलता और इसके बाद देश के कई अन्य हिस्से में इस तरह का प्लान था, लेकिन अब ये सक्सेस नहीं हो पाया और दोनों ये आतंकी गिरफ्त में हैं। और इनसे पूछताछ के बाद यह भी बातें सामने आई हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश अब एनआईए ने तेज कर दी है, क्योंकि वो लोग भी इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकते हैं। तो वहीं सलीम जो है, जिनको रिमांड पर अभी नहीं लिया गया है और उसी को इस पूरे साजिश का किंगपिन माना जा रहा है, जिनसे अब जब माना जा रहा है कि वो बीमार हैं और जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद फिर उनसे पूछताछ शुरू होगी तो कई अहम और खुलासे हो सकते हैं और इसमें कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इमरान को और उसके भाई को, दोनों को लेकर दिल्ली एनआईए टीम पहुंची है और फिर वहां भी आज से लगातार पूछताछ होगी। तो माना जा रहा है कि अहम बात भी है कि इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों को दिल्ली लाया गया है। संदीप, दिल्ली लाने का मकसद और तफ्तीश किस तरह से यहां आगे बढ़ रही है? देखिए, दिल्ली लाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो दोनों जो आरोपी हैं वो शामली के रहने वाले हैं, जो दिल्ली से बहुत करीब है। और ऐसे में यहाँ पे ये एक कोशिश की जाएगी कि इन तारों को जोड़ा जा सके, क्योंकि प्रशांत, जिस तरीके के अभी ये पार्सल वाला जो बॉम्ब था ये अब नॉर्मली प्रचलन में नहीं है। इस तरीके के अटैक जो है आतंकियों की तरफ से नहीं किए जाते हैं, क्योंकि पार्सल जो है वो बहुत पुराना टैक्टिक्स था। क्या दोबारा से आतंकी, पाकिस्तान में बैठे आतंकी ये फिर दोबारा पुराने टैक्टिक्स को जो है आजमाना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी आने के बाद से जो है सिक्योरिटी फोर्सेज आगे की ही सोचती है। तो शायद ये लग रहा होगा कि पुराने जो तरीके हैं उनको अपनाकर भी जो इस तरीके की जो घटनाओं का अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि अगर ट्रेन में पार्सल बॉम्ब कि अगर ब्लास्ट हो जाता वो उस वक्त, तो जाहिर सी बात है कि काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। तो मनी ट्रायल भी जो है उसको भी जो है यहाँ पे खंगाला जाएगा। साथ ही हो सकता है कि इन दोनों को जो है आरोपी पूछताछ के वक्त उन सब जगह पे भी ले जाए जहां से जो है इन्होंने जो ये सारे ऑपरेशन शुरू किए थे। हो सकता है उनके घर जहां पे किराना में है वहां पे भी उनको ले जाया जा सकता है। मनी ट्रायल देखा जाएगा। साथ ही ये भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा कि स्लीपर सेल्स जो थे वो ऑलमोस्ट जो है खत्म कर दिए गए थे सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज ने। यहाँ पे बहुत ज्यादा कम थे या वो डरे धमके के बैठे हुए थे। क्या ये दोबारा से स्लीपर सेल्स को जगाकर इस तरीके की आतंकी घटनाओं को आगे अंजाम दे सकते हैं? तो ये बड़ा मुद्दा है तफ्तीश का और इसका पता लगाने की भी कोशिश होगी। लेकिन ये एक बेहद अहम घटना जब दरभंगा ब्लास्ट हुआ, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी साजिश आतंकियों की नाकाम हुई थी और
तुरंत एक्शन में आई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और धरपकड़ शुरू हुई। इन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब 2 आरोपियों को दिल्ली भी लाया गया है। इस वक्त की एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है कि जम्मू के बीरपुर मिलिट्री स्टेशन के ऊपर बीती रात करीब 8:40 पर ड्रोन देखा गया है। सेना के जवानों ने इस ड्रोन पर फायरिंग नहीं की, लेकिन ड्रोन की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू में ही 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ था और इसके बाद लगातार 4 दिनों तक जम्मू के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से ड्रोन देखे गए थे। और बीती रात फिर एक बार 8:40 पर ये ड्रोन देखे गए और खास बात यह है कि ये बीरपुर मिलिट्री स्टेशन के ऊपर देखा गया है। एक बड़ी साजिश की आशंका है यहां पर। ऐसे में जबकि ड्रोन के मुद्दे को भारत यूएन में भी उठा चुका है और सुरक्षा के लिए एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय खतरा इसे भारत की ओर से बताया गया है। ऐसे में बीती रात 8:40 पर फिर एक बार ड्रोन देखा गया है और ये ड्रोन दिखा है जम्मू के बीरपुर मिलिट्री स्टेशन के ऊपर। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, जिनकी बेहद खास खबर इस वक्त दर्शकों तक पहुंच रही है। पवन, एक बार फिर ये ड्रोन दिखाई दिया है, क्या अब तक तफ्तीश में पता चल पाया? देखिए, रात को लगभग 8:40 के करीब बीरपुर जो मिलिट्री स्टेशन है जम्मू नेशनल हाईवे के, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर की तरफ पहाड़ों में पड़ता है ये इलाका। यहाँ पर रात को एक ड्रोन जो है वो देखा गया था। उसके बाद सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को सर्च ऑपरेशन किया है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ड्रोन जो है किस तरफ गायब हुआ है। ये वही इलाका है जो कालूचक और मिलिट्री स्टेशन में रत्नुचक के आसपास का है। बीरपुर भी इसी इलाके में पड़ता है। यहाँ पर पहले भी 2-4 दिन लगातार ड्रोन दिखे थे जब एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था। तो 2-3 दिन पहले ही अर्निया सेक्टर में भी एक पाकिस्तानी ड्रोन दिखा था जिस पर बीएसएफ ने फायरिंग की थी। तो लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जो जम्मू में है रुक रुक कर जारी है। इसी से जुड़ा ये सवाल भी कि क्या कोई सिमिलैरिटी है कि एक बार फिर कल रात ड्रोन दिखा और इसके पहले भी 4 दिनों से ड्रोन दिख रहे थे, कोई साम्यता सिमिलैरिटी इसमें देखी गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ड्रोन पहले दिखे थे उसी तरह से ये ड्रोन भी मिलिट्री स्टेशन के ऊपर था और अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि ऑपरेट कहां से हुआ था और आया किस दिशा से है, क्योंकि बीरपुर कालूचक रत्नुचक से लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई वाले इलाके में है और कालूचक और रत्नुचक बिल्कुल हाईवे के पास है। तो लगभग पाकिस्तान की दूरी जो है वो 18 से 20 किलोमीटर जहां से बन जाती है। लेकिन 20 किलोमीटर दूर ड्रोन आना और उसके बाद गायब हो जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है और उसकी जांच भी की जा रही है, क्योंकि अभी तक एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन से अटैक हुआ था उसका भी पता नहीं चल पाया है। तो एजेंसियां पता लगाने में लगी हैं कि लगातार पिछले 7 दिन से जम्मू के अलग अलग हिस्सों में जो ड्रोन आ रहे हैं सीमा पार से कैसे पहुंच रहे हैं और वापस किस तरह से निकले जा रहे हैं। हालांकि जो ड्रोन देखा गया था उसने कुछ ड्रॉप किया है या नहीं किया है उसकी अभी जांच चल रही है। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में है। जो आर्मी का एरिया है उसके भीतर सर्च की जा रही है, बाहर का इलाका देख लिया गया है। अभी तक कोई ऐसा कोई इनपुट नहीं मिल पाया है कि कुछ ड्रॉपिंग हुई है या फिर ये ड्रोन है जो किस इलाके में गया है। जी, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। ये सबसे अहम बात कि जम्मू के इन इलाकों में एक बार फिर से ड्रोन देखा गया। लेकिन एक और बड़ी खबर पाकिस्तान और ड्रोन से जुड़ी, ये सबसे अहम खबर 26 जून को पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त के ऊपर देखे गए ड्रोन की खबर को पाकिस्तान ने झुठला दिया है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि 26 जून को पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त के अंदर भी एक ड्रोन देखा गया था। ये ड्रोन 27 जून को देर रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले से कुछ घंटे पहले ही देखा गया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को झूठा करार दिया। पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए एक बयान में भारत की तरफ से लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया गया है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ड्रोन हमले की साजिश को बेहद गंभीर बताया है। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ने देश की सुरक्षा के मामलों में ज्यादा सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। सर, ड्रोन से हमला हो रहा है देश में, क्या देश खतरे में है? देश की सुरक्षा के मामले में हमेशा सचेत रहना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां 2 दिन पहले हथियारों के साथ 2 आतंकी देखे गए। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि दोनों आतंकियों को वहां आसपास के इलाकों में ही देखा गया, जिनकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। इस बीच सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में वहां सर्च ऑपरेशन भी चला रहा है।
नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, इन दोनों संदिग्ध आतंकियों के बारे में कुछ और पता चल पाया है अब तक की तफ्तीश में? देखिए, ये सुरक्षा बलों को ये तस्वीरें किसी ने ली थी जम्मू के इलाके में, वहां से इनको बरामद हुई है, उसका वेरिफिकेशन किया गया है और पता चला है कि ये दोनों ही आतंकी थे जो देखे गए थे जम्मू के आसपास के इलाकों में। बेलीचरान नाम का एक इलाका बताया जा रहा है, वहां पर ये आतंकी जो देखे गए थे। उसके बाद से पुलिस ने स्केच भी बनाया था और जब इनको तस्वीर मिली उससे मैच भी किया गया तो पता चला कि यही दोनों आतंकी थे, जिसके बाद ये तस्वीरें पुलिस ने फ्लोट की हैं। तो अभी किस तंजीम के हैं, कब ये, क्या ये लोकल आतंकी हैं या फिर आईबी से, इंटरनेशनल बॉर्डर से, जम्मू की तरफ से ये इन्होंने पेनिट्रेट किया, इधर घुसे हैं, इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और क्या इनका मकसद था, क्योंकि वेपन के साथ काफी हथियारों से लैस ये दोनों आतंकी थे, इनका क्या मकसद था? सुरक्षा बलों को ये अंदेशा है कि ये किसी जगह किसी आतंकी हमले की फिराक में है और कहीं आसपास के इलाके में छुपे हुए। तो ये सब इंश्योर किया जा रहा है, जगह जगह सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है, लेकिन अभी ये नहीं पता चल पाया कि किस तंजीम के हैं, कहां पर इनका अटैक करने का मकसद था। ये सारी पर जो है सुरक्षा बल मंथन कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। प्रशांत, नीतीश, पर्टिकुलर किस इलाके में ये देखे गए थे और वहां अब घेराबंदी की गई है जहां ये सर्च ऑपरेशन चल रहा हो? देखिए, ये बताया जा रहा है कि जम्मू का बेलीचराना इलाका है जहां रोहिंग्यास का भी पॉपुलेशन है, वहां उस इलाके में देखे गए थे। 2 दिन पहले रात के वक्त देखे गए थे, इनको देखा गया था। तो अभी उस इलाके में भी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा है और भी उनका मूवमेंट किस इलाके में वहां से हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि उन्होंने अपना लोकेशन चेंज कर दिया है। जो पॉसिबल लोकेशंस है वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है चला रही है पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों के साथ मिलके। लेकिन अभी तक तंजीम के बारे में पता नहीं चल पाया, ये लोकल आतंकी हैं या फिर पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट किया है इन्होंने, ये सब चीजों का अभी पता नहीं चल लेकिन पाया। इनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर विवाद हो गया है। राजस्थान बीजेपी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। दरअसल कोरोना काल में राजस्थान में सांसद और विधायक कोटे से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे गए थे, लेकिन अब बीजेपी ने इसकी खरीद और कीमत पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के कई विधायकों का आरोप है कि गहलोत सरकार ने कॉन्सेंट्रेटर सीधे कंपनियों से खरीदने के बजाय ऐसे लोगों से खरीदे हैं जिनका मेडिकल व्यवसाय से कोई वास्ता ही नहीं है। इसके अलावा चीन की कंपनियों के बने कॉन्सेंट्रेटर की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए गए। और इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो रही थी, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तब अस्पतालों तक पहुंचे हैं। बीजेपी के आरोपों के बीच न्यूज 18 की टीम ने भी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद मामले की पड़ताल की है। कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई की गई है। कुछ सांसद कोटे से, कुछ विधायक कोटे से, कुछ राजस्थान सरकार ने खुद खरीद कर दिए हैं। इस वक्त हम जयपुर के नज़दीक रेनवाल के अंदर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की यहाँ पर भी सप्लाई हुई है। ये देख सकते हैं कि ये कंसंट्रेटर है, यूज़ नहीं किया गया। अभी हमारे सामने डिब्बा खोला है, ये चाइनीज़ कंसंट्रेटर है। देख सकते हैं प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और जिस कंपनी का नाम है वो भी लिख रखा है, चाइनीज़ कंपनी से। इसकी कीमत 59,990 रुपये ये इसकी MRP है, क्योंकि ये विधायक कोटे से सप्लाई किया गया है। 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर सप्लाई किए गए। ये निकाल के बताएंगे मैडम, बताएंगे कि ये देख सकते हैं कि इसको ये देख। हमारे साथ में डॉक्टर भी हैं, शंकर सिंह जी, आप आएँ, इधर आएँ। शंकर सिंह जी, ये कब आया आपके पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और कितने आए हैं? ये लगभग 40-45 दिन पहले MLA कोटे द्वारा MLA साहब ने 2 कंसंट्रेटर हमें भेंट किए गए। अभी तक इसको इस्तेमाल किया आपने? नहीं, अभी आवश्यकता नहीं पड़ी इसकी। और ये चाइनीज़ मेड है? चाइनी मेड इन चाइना। कितने का है ये, आपको रिसिप्ट मिली इसकी? रिसिप्ट नहीं दी गई हमें। इस पर जो प्राइस लिखी हुई है वो 59,999 रुपये। और इस वक्त हमारे सहयोगी भवानी सिंह जयपुर से सीधे जुड़ रहे हैं इस विवादित मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज कुमार दिल्ली में मौजूद हैं। भवानी, लेकिन अब ये कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर जो सवाल उठे हैं, किस तरह के सवाल खड़े किए गए हैं मुख्य रूप से?
देखिए 3 तरह के सवाल है प्रशांत। एक तो हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो खरीद के हैं, जिन कंपनियों से ख़रीदा गया और उसमें शिकायत क्या है, ये बाकायदा लिखित के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने जहाँ सप्लाई की है राजस्थान सरकार ने, उन मेडिकल कॉलेज ने, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ने, अस्पतालों ने जब इंस्टॉलेशन के शुरू किया तब शिकायतें की। 3 तरह के मसले हैं। पहला इसकी रेट को लेकर है। रेट को लेकर मसला ये है कि 30 से 35 हज़ार में आने वाले कई 70,000 में, 80,000 में, 1 लाख तक की कीमत के अंदर खरीदे गए। वो खुद राजस्थान सरकार की वेबसाइट के अंदर भी क्लेम इसका किया जा रहा। तो सवाल ये है कि जो मार्केट में 30-35 में मिल जाता था वो इतने महंगे क्यों खरीदे गए। हालांकि सरकार का इसके पीछे तर्क ये है कि जिस वक्त खरीदे गए पैंडेमिक का वक्त था, उस टाइम कीमत नहीं देखी गई, ये देखा गया। लेकिन अगर कीमत नहीं भी देखी गई तो 3 सवाल और खड़े होते हैं कि सीधे कंपनियों से क्यों नहीं खरीदे गए। इसमें कई एजेंटों के माध्यम से खरीदे गए जो इस मेडिकल उपकरण के व्यवसाय में भी नहीं थे। और दूसरी जो उससे बड़ी शिकायत है वो ये है कि जो इंस्टॉलेशन जिन अस्पतालों के अंदर किया गया, उन्होंने बाकायदा लिखित के अंदर आपत्ति जाहिर की, कहा कि ये इनमें इश्यूज़ हैं, क्वालिटी के इशू है। अब आप किए कि जो दिए गए भरतपुर मेडिकल कॉलेज का उदाहरण है, भरतपुर अस्पताल ने ये लिख कर दिया बाकायदा कि जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं की गई है। कई में जो ऑक्सीजन को देखने के लिए इंडिकेटर होना वो नहीं है, प्योरिटी चेक करने के लिए नहीं है, और कईयों की प्योरिटी चेक की गई तो वो उस मानक के नहीं है। ऐसी कई सारी शिकायतें आई है। 20,000 के लगभग खरीद हुई है, जिसमें अभी कुछ तो डिलीवरी होनी बाकी है। तीसरा जो इसमें सवाल खड़ा हुआ वो हुआ कि इसमें बड़ी जो खरीद हुई है उसके अंदर जो कोरोना का पीक दूसरा गुजर चुका, उसके बाद में भी खरीद हुई है जिनकी कुछ डिलीवरी तो अभी भी होनी। इसलिए कई सारे सवाल है। इसलिए बीजेपी पूरे मामले की थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग कर रही है और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। ये मांग तो अब बीजेपी की। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद है। नीरज, इस पर कोई जवाब है ठोस कि आश्वस्त हो सके आरोप लगाने वाले? देखिए, बिल्कुल आश्वस्त नहीं हो चुके हैं। और आपको याद होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले आरोप लगाया था एक न्यूज रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कि अशोक गहलोत सरकार में किस तरह से ऑक्सीजन क्राइसिस के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर महंगी कीमतों पे खरीदे गए। लेकिन जिस तरह से भवानी ने बताया कि हेल्थ मंत्रालय, हेल्थ विभाग की तरफ से भी राजस्थान के बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दिया गया और ये बताया गया है कि तमाम संविदा, यानी पहले जानकारी देने के बाद, नोटिफिकेशन निकालने के बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदा गया और इसमें किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हुई। देखिए, वहां के मंत्रियों का यह भी कहना है राजस्थान सरकार के कि जब क्राइसिस थी तो सरकार की प्राथमिकता में लोगों का जान बचाना था, न कि कीमतों को देखना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खासकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जब यह सवाल उठाया गया तो अपने आप में राजस्थान सरकार के लिए थोड़ी सी असहज स्थिति बन गई है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स महंगे दाम में खरीदे गए। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स राज्य सरकार ने महंगे कीमतों पे खरीदे। ये तो तमाम आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन इस बीच भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी इन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में जानकारी दी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से 2 किस्तों में 50-50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स यानी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए। लेकिन उसमें जो स्पेसिफिकेशंस मेंशन थे वो 2 पेशेंट्स के लिए 1 कंसंट्रेटर को यूज़ करने का स्पेसिफिकेशन था। लेकिन हमें जो कंसंट्रेटर प्राप्त हुए थे वो एक ही पेशेंट में यूज़ हो सकते थे। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन की प्योरिटी को लेकर के इंडिकेटर देने की उसमें बात थी, वो ऐसा कोई इंडिकेटर उसमें नहीं था। उसमें सिर्फ ये मेंशन था कि वो 93% की प्योरिटी देगा। लेकिन कहीं से भी हम ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि वो 93% दे रहा है या 85 से 93% के बीच में अगर ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। इन बिंदुओं को लेकर के ही हमने स्पेसिफिकेशन पर नोट डाला था। भरतपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह ने भी इन कॉन्सेंट्रेटर्स के बारे में विस्तार से बताया है। 390 तो हमने हर सीएचसी पे भेजे और 518 74 पीएचसी पर हैं और कहीं से भी अभी तक हमें कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। हाँ, कोविड केयर सेंटर में 70 हैं। इनमें ज़रूर जो एक प्रॉब्लम आई थी कि जो यूएस से आए थे ना, तो यूएस में और यहाँ पे जो एम्पियर का कुछ फ़र्क रहता है। तो हमारे यहाँ वोल्टेज जैसे 220 के आसपास पे ये सही चलता है, तो वहाँ 110 का कुछ मैटर है। तो उसके लिए फिर अलग से स्टेबलाइजर टाइप को लगाने पड़े, तब वो जाके काम में आए।
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने भी आरोप लगाए। जो 35 हजार रुपए में मार्केट में मिल रहे हैं और 3 साल की गारंटी देते हैं, उनको राजस्थान का चिकित्सा मंत्रालय 1-1 लाख रुपए में खरीदते हैं, 50-50 हजार रुपए में खरीदते हैं और जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, जिनका कोई ऑक्सीजन की शुद्धता नहीं, फिर भी खरीदते हैं। चिकित्सा मंत्री जी बड़ा ईमानदार होने का ढोंग रचते हैं। मैं ईमानदार हूं, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है। भवानी हमारे सहयोगी जयपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, आप तो बात कर रहे थे वहां के डॉक्टर से और एक्सक्लूसिवली वो तस्वीरें भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाई है, किस तरह के कॉन्सेंट्रेटर्स यहां बुलाए गए। क्या मेडिकल स्टाफ के लोगों ने बताया इसे ऑपरेट करने में कोई दिक्कत पेश आ रही है? देखिए, काफ़ी दिक्कतें आ रही है। ऑन कैमरा तो बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है सरकारी कर्मचारी को, लेकिन जो परेशानी है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कोटा के तालेडा सेंटर पे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उसके फुटेज भी हमारे पास में है, जिसमें वो जो इंडिकेटर वो चाइनीज़ भाषा के अंदर है। वहाँ अब स्टाफ के सामने परेशानी है कि वो चाइनीज़ में कैसे समय, वो लैंग्वेज में जिसमें उसकी बोली है, वो जिसमें साइन मार्क करता वो चाइनीज़ है। तो उसके साथ में ये होना ये चाहिए था कि अगर आपने चाइना से मंगाया तो कम से कम ये तो ध्यान रखा होता कि कम से कम इंग्लिश वर्जन होता उसका। तो ये सबसे बड़ी बात है। आरोप कई सारे हैं कि सस्ते चाइना से मंगवा लिए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना। अब स्टाफ का कहना है कि वो कैसे समझेंगे, इस तरह की कई सारी परेशानियाँ। कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अंदर दिक्कत ये आ रही है कि उनका जो मेन्यू कोड है वो नहीं है। कईयों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो खरीदे गए, अगर होता ये अभी तक कोई भी अगर मेडिकल का सामान खरीदा जाता तो उसका बिल, उससे जुड़ी हुई डिटेल्स और तमाम तरीके की वो उसी सेंटर को, जिसके साथ वो कंसंट्रेटर जिसको दिया जाता, यानी कि जिस सेंटर को, उसके पास सब कुछ रहना चाहिए। अब हो क्या रहा है, उनके पास में केवल कंसंट्रेटर पहुंच रहे हैं, उसके यूज़ का मेन्यू नहीं है, वो उसका जो वारंटी कार्ड है, गारंटी कार्ड है, वो नहीं मिल पा रहा कई लोग के साथ में। तो वो शिकायत, और शर्तें हैं, शर्तों को लेकर कईयों ने शिकायत की कि उनके पास कुछ नहीं है, उनको तो ये खरीद के दे देंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी शिकायत आ रही है वो है विधायक और सांसद कोटे से जो कंसंट्रेटर खरीदे गए, उनमें एक तो रेट को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल है, और दूसरा खुद विधायकों का, कई विधायकों का आरोप है कि उनसे पैसा लिया गया, विधायक कोष से उन्होंने फंड दिया और उस पैसे के बाद में 30,000 से आपने की कीमत वाले 1 लाख में खरीदे और उसके बाद में वो भी यूज़ के लायक नहीं है। तो ऐसे कई सारे आरोप है। तो इसलिए इस पूरे मामले में शिकायत ऐसा नहीं है कि केवल हम बता रहे हैं, हमने तो कई सेंटर पे जाकर इसको दिखाया। लेकिन भवानी, आप और बने रहे हमारे साथ। ये एक अहम बात आप कह रहे हैं, और न्यूज़ 18 की टीम पागी के सामुदायिक अस्पताल भी पहुंची और हमारे सहयोगी भवानी सिंह ने विस्तार से इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में जानकारी भी ली। राजस्थान में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की गुणवत्ता और कीमत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं, और यही देखने के लिए हम निकले हैं ग्राउंड पर, ये जानने के लिए कि आखिर जो विधायक कोष से, सांसद कोष से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए, जिनकी कईयों की कीमत 1 लाख तक है, वो आखिर कैसे हैं। इस वक्त हम पहुँचे जयपुर के पास में फागी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सामुदायिक अस्पताल है ये, और यहाँ ये देख सकते हैं कि स्टोर रूम में, अभी स्टोर रूम में वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो रखे हुए हैं, जो खरीदे गए। हमारे साथ में डॉक्टर अतुल गुप्ता भी हैं और डॉक्टर अतुल सक्सेना हैं जो इसके इंचार्ज हैं। ये हमें बताएंगे यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग आए थे। ये देखिए कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे देखिए। भागीरथ चौधरी सांसद अजमेर द्वारा भेंट, ये जो है ये किससे, सांसद कोटे से खरीदे गए आए, ये सांसद कोटे के, पर आपके पास भिजवाए गए हैं। इनका कोई रिकॉर्ड भिजवाया आपके पास में, कितने की परचेज है, क्या क्वालिटी? नहीं, ये बिल वगैरह हमारे पास नहीं आते हैं। हमारे पास तो मैसेज आते हैं कि सांसद कोटे से इतने कंसंट्रेटर है, आप उनको रिसीव कर लें, हम रिसीव कर लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, भागीरथ चौधरी जो अजमेर के सांसद है, उन्होंने की ओर से दिए गए 85,001 की कॉस्ट जिसमें खरीद हुई है, और मार्केट की जो इसकी वैल्यू है तकरीबन ये 50,000 के आसपास है। तो सवाल इसी बात को लेकर उठा है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद हुई है, उनकी कीमत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। ऐसे ही कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो 1 लाख से ऊपर की कीमत में भी खरीदे गए। हालांकि अलग अलग तरीके की सफाई है कि पैंडेमिक थी, उस दौरान ज़रूरत ज़्यादा थी, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे। कई के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं, जो खासतौर पर जो चाइनीज़ कंसंट्रेटर है उनकी गुणवत्ता पर ज़्यादा सवाल खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है कि
इस टाइम जो खरीद हुई है, क्या उनकी एक मोटे तौर पर पूरी जांच होनी चाहिए कि कितनी उनकी गुणवत्ता है और जो कीमत दी गई है वो कीमत किस तरीके से मैच करेंगे कि बाजार से ज़्यादा दी गई। कैमरामैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। इन कॉन्सेंट्रेटर की गुणवत्ता और उपयोगिता पर भी सवाल खड़े करते हुए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में और किस तरह की मांग कर रहे हैं, आप भी सुनिए। कंसंट्रेटर्स के मामले में जब आम आदमी आज भी हम जाएं और उस समय जब कोविड के दौरान भी अगर सामान्य व्यक्ति ने खरीद करने की कोशिश की तो उसको आराम से कहीं 30,000, 35,000, 50,000 तक अधिक तक देने पर उसको कंसंट्रेटर मिल रहे थे। और उसी चीज़ को राजस्थान सरकार 1 लाख में खरीदने का काम कर रही है और बड़े पैमाने पर खरीद की। 400 के आसपास वेंटिलेटर्स एक ज़िले में कंसंट्रेटर्स एक ज़िले में खरीदने का काम हुआ है। बड़े पैमाने पर घोटाला, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। और मैं केवल कंसंट्रेटर नहीं, इस कोविड के दौरान में जितनी भी खरीद राजस्थान सरकार के मेडिकल विभाग ने की है उन सब का एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी के माध्यम से जांच होनी चाहिए, बल्कि थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी। कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर आरोप लगा रही है बीजेपी, तो राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री जवाब दे रहे हैं प्रताप खाचरियावास। सब जगह इसलिए इकट्ठे किए गए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ गई थी और सब जगह आदेश दिया गया कि उनको व्यवस्थित तरीके से रखें, क्योंकि अभी बीच में जब कोरोना आया तब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी खुद चोर है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी सीडी सामने आ गई, इसलिए इधर उधर की बात करती है। बीजेपी बता दे, प्रूव कर दे, फालतू की बात करते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो दुनिया में जो रेट उसी रेट पर खरीदे गए। सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप। नीरज, लेकिन इसका उपयोग कैसे हो, क्योंकि ये चीन से मंगवाए लिए गए हैं और उनकी भाषा भी उनके ऑपरेट करने वालों को समझ नहीं आ रही है। क्या रास्ता, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, रास्ता तो यही है कि जिन कंपनियों ने मुहैया कराया है कि वहां की सरकार जो है वो तमाम जो उसके गाइडलाइंस हैं उनको अगर चाइनीज भाषा में है भी, जैसा भवानी बता रहे हैं, तो बाकी जिन कंपनियों ने मुहैया कराया है उनसे उसका प्रॉपर गाइडलाइंस लेके उसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले दिनों में, अगर सरकार चाहे, स्वास्थ्य विभाग चाहे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक इन्फ्लेटेड रेट में, यानी बढ़ी हुई कीमतों पे तमाम कॉन्सेंट्रेटर्स को लिया गया, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने तमाम आरोपों को खारिज किया है कि टेंडर के बाद खरीद की गई है हर तरह के कंसंट्रेटर्स की। लेकिन इस तरह दूसरी तरह की असुविधा का जिक्र जो किया भवानी ने आपसे थोड़ी देर पहले कि भाषा चाइनीज है, उसमें अंग्रेजी या हिंदी में नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर कंपनियों से संपर्क किया जाए तो राज्य सरकार इसको हल कर सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या घोटाला हुआ है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स में, ये राज्य सरकार और विपक्ष के बीच का मसला है। और राज्य सरकार पे जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है, क्योंकि उन्हीं को विश्वास में आम लोगों को और खासकर विपक्ष को लेना होगा कि इस खरीद में किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ। ये तो जवाब दे दिया गया, लेकिन अगर जवाब भवानी ये दिया जा रहा है कि घोटाला नहीं हुआ है, अब आखिर किस मांग पर अड़ी है बीजेपी आरोप लगाते हुए? देखिए, बीजेपी का यही कहना है कि अगर सरकार मानती है घोटाला नहीं हुआ तो ऑडिट करा लीजिए, थर्ड पार्टी ऑडिट करा लीजिए, जिससे साफ हो जाएगा कि दोनों चीज़ें साफ हो जाएगी कि क्या ये गुणवत्ता के पैमाने पर ठीक है और जो किन शर्तों के आधार पर ख़रीदा गया। दूसरा, जो कीमत है, क्या उस कीमत को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बिड होती है तो उसके अंदर ये देखा गया। तीसरा ये है कि ऐसी क्या हुई कि आपने कंपनियों से डायरेक्ट खरीदने के बजाय जो ब्रोकर के जरिए, तमाम तरीके के जो आरोप है, सरकार की ओर से कोई कंक्लूड सफाई नहीं है। सरकार ये कह रही है कि एक ही सफाई है कि उस वक्त जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए जिससे जहां मिले वो ले लिए, वो ठीक है। लेकिन बड़ी पैमाने पे जब पैंडेमिक, जब मई के बाद में जब नीचे आ रहा था, तकरीबन 2-3 मई में जब कोरोना नीचे आ चुका था, जब ऑक्सीजन का संकट कम हो रहा था और बाद में काफ़ी कम हो गया, उसके बाद में भी खरीद की गई। अब कुछ की डिलीवरी तो अभी होनी है, अभी हुई नहीं है डिलीवरी, पेमेंट हो चुका है। 111 करोड़ का पेमेंट कुछ कंपनियों को किया हुआ, जिनकी डिलीवरी अब होनी है। तो अब सवाल ये है कि क्या अगर आपने कम से कम जो डिलीवरी होंगी, क्या सरकार ये करेगी कि नहीं, अब जो कॉन्सेंट्रेटर आएंगे वो उसके बाद में सब चीज़ें देखी जाएगी, उनकी गुणवत्ता देखी जाएगी, उनकी कीमत पर भी ध्यान रखा जाएगा। ये तमाम सवाल अब भी वहीं बने हुए हैं और इसीलिए भी ये विरोध किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे गए हैं उनमें चीन की कंपनियों में बने होने के बाद उनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी ऐसे शामिल हैं जिनमें चीनी भाषा का इस्तेमाल किया गया है।
और मुश्किल ये है कि ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऑपरेशन में ये भाषा दिक्कत पैदा कर रही है, जिसे समझा नहीं जा रहा है ऑपरेटर की ओर से। मेडिकल स्टाफ को इसीलिए मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। कोटा के तालेड़ा अस्पताल में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे गए हैं, उसको चलाने के निर्देश भी चीनी भाषा में ही लिखे गए। अब ये एक बड़ी समस्या है और इसके बाद अजमेर पश्चिम से बीजेपी विधायक अनीता भदेल का क्या कहना है, ये भी सुनिए। वो खिलौने टाइप में है, वो किसी मरीज के काम नहीं आ सकते, इसलिए कबाड़ में जाने वाले हैं। तो सीधे सीधे सरकार को 25 लाख विधायक कोष का इसमें चूना लगाया और इस वजह से मैंने ये आपत्ति की थी। और आज मीडिया के माध्यम से, सब माध्यम से जब ये चीज़ें आई तो जांच हो रही है अभी, और जांच का भी नतीजे आने बाकी है। मुझे लगता है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। News18 की वेबसाइट ने आज तक .com को पछाड़ा।